इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, और उसमें हमने लास्ट में देखा था नस्ट इक्वेशन। हमारा नस्ट इक्वेशन था ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, जिसको हमने लिख दिया था 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और उसके बाद आया था अगर आर टी बाई एन एफ लिखते हो तो एल एन आया था, और अगर वैल्यू पुट कर देते हो तो लॉग आया था। लॉग के बाद आया था सिंपली क्यूसी, हमारा चाहे क्यूपीसी बोलते हैं उसको। तो वो जो इक्वेशन था वहां से ई नॉट सेल और ई सेल में रिलेशन आ रहा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि जिस रिएक्शन का हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करता है, सपोज करो कुछ देर तक वो तुमको वोल्टेज देता है और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पे चला जाता है, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो उस समय इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होगा, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड के इक्विलिब्रियम। तो हमारा नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये हमने लाया था वैल्यू पुट करके। 25 डिग्री से हमने ले लिया था टेम्परेचर, और फेराड का वैल्यू पुट कर दिया था, एल को लॉग में कन्वर्ट कर दिया था, डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यूपीसी आया था, जिसको हम सिंपली क्यूसी फिलहाल लिख रहे हैं। ठीक है, इसे हमने क्यूसी लिख दिया। अब देखो, हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमारा जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, बट डेल्टा जी हमारा जीरो होता है। और हमने प्रूव किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि डेल्टा जी जब जीरो होगा तो हमारा ई सेल भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर हमारा डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल भी जीरो होगा। तो अगर डेल्टा जी जीरो आया तो हम लोग लिख रहे हैं ई सेल बराबर जीरो। और इक्विलिब्रियम पे हम बोल सकते हैं कि जो क्यूसी था चाहे जो क्यूपीसी था वो बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के। वैसे केसी का बराबर होगा, लेकिन हम इन जनरल के इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। अब अगर हम ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, ई सेल का वैल्यू कितना हो गया, जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से रिलेशन आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो ई नॉट सेल हमारा, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो उससे तुम चाहो तो ई नॉट सेल निकाल सकते हो। इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, इसको उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो वहां से ई नॉट सेल निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ई नॉट सेल दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल जाएगा। तो यहां से मैं काम कर रहे हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं। तो आ जाएगा क्या, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा यहां से n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये आया। और यहां से अगर आप के इक्विलिब्रियम बराबर लिखते हो तो लॉग जब उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एंटी लॉग का मीनिंग होता है 10 का पावर। किसी भी चीज का अगर एंटी लॉग लिखा हुआ है, एंटी लॉग x अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर x। अगर एंटी लॉग ये टर्म लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हुआ 10 टू द पावर n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो जो रिएक्शन आपको, जिस रिएक्शन का आपने ई नॉट सेल निकाला है और उस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसका होगा। एक और बात होता है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि अगर मान लो ए से बी रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो अगर इस रिएक्शन को तुम n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Na से Nb, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 का पावर n हो जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है स्क्वायर हो जाता है, K1 का स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। तो यही रीजन है कि जब भी तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो तुमको रिएक्शन पक्के से देगा, क्योंकि रिएक्शन अगर नहीं देगा तब तो तुम कैसे ही बैलेंस कर सकते हो। तो तुमको रिएक्शन पक्के से देगा, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा उसी रिएक्शन का निकलेगा जिसमें n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। अगर 2n का ट्रांसफर हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2n का ट्रांसफर हो गया, तब यहाँ पे 2n लिखोगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3n आ जाएगा। तो देख लो, ये पावर में जा रहा है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में जा रहा है। पहली बात, अगर मान लो सवाल आता है और उसमें तुमको रिएक्शन नहीं दिया होता है बैलेंस करके, तो तुम मिनिमम इंटीजर से बैलेंस करोगे। तुम रिएक्शन को कुछ ऐसे बैलेंस करोगे कि हर कंपाउंड का जो कोफिशिएंट है
वो मिनिमम इंटीजर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम का फॉर्मूला आ गया। एक हो गया ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। बहुत आसान फॉर्मूला है और डायरेक्ट इस्तेमाल होता है सवाल में। अभी हम लोग देखें कुछ देर में, ये रटे रहना अच्छे से। के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर n टाइम्स ई नॉट सेल बाई 0.0591। और ई नॉट सेल क्या होगा, एलएचएस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस आरएचएस का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, फर्स्ट में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए और आपको रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम ई नॉट सेल निकालो। तो ई नॉट सेल बराबर आएगा, कौन किस में जा रहा है, Fe2 प्लस जा रहा है Fe3 प्लस में। तो ई नॉट सेल बराबर आएगा ई नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जोड़ ई नॉट C4 प्लस से C3 प्लस 2 प्लस से 3 प्लस, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा -0.68 और C4 प्लस से C3 प्लस एज इट इज दिया हुआ है, ये हो गया 1.44। ठीक है, माइनस करोगे तो आ जाएगा 6 से 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया यहां से ई नॉट सेल। अब पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी हमने बताया था कि के इक्विलिब्रियम बराबर होता है एंटीलॉग। एंटीलॉग का मतलब 10 टू द पावर n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। तो अब यहां से कुछ नहीं बचा, बस कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन कितना। देखो तो 2 प्लस 3 प्लस में गया एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, 4 प्लस 3 प्लस में गया यहां भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो ये 1 हो गया इंटू 0.76 डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 12 के बराबर। ठीक है, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, इस ऊपर वाले को अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये 12 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। एक्चुअली आएगा ये 12.86। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 0.86। ठीक है, 0.86। और तुमको पता होगा कि 7 का जो लॉग होता है वो 0.84 होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। जब तुम इसका एंटी लॉग निकालोगे, है ना, 0.86 का एंटी लॉग निकालोगे एंटी लॉग टेबल से, तो आ जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, हो गया है, नोट कर लो। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इस पार्टिकुलर रिएक्शन का। ठीक है, और बोल रहा है कि जो नीचे रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो ये रिएक्शन है क्या आखिरकार, इसको हम लिख रहे हैं 2H2O लिक्विड से आ रहा है H3O प्लस जोड़ OH माइनस, इसका तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो जब तक इसका ई नॉट सेल नहीं निकलेगा तब तक तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे H2O है 2 और जो हाइड्रोनियम आयन है वो भी तो H2O प्लस H प्लस होता है। तो अगर हम H2O को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा H2O लिक्विड से H प्लस जोड़ OH माइनस। यानी इक्विलिब्रियम बताए थे कि ये रिएक्शन सेम ही होता है। यानी तुमसे वास्तव में ये जो रिएक्शन है इसका के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल ले तो अपना काम हो जाए। तो इसका ई नॉट सेल निकालने के लिए तुमको ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको जरा लिख लो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी कि हाफ सेल है। अगर ये हाफ सेल है तो एक और हाफ सेल होगा, उसमें रिएक्शन ऐड होगा और फुल सेल बनेगा। तो पिछला का पिछला क्लास अभी हमारे काम आने वाला है। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है H2 प्लस 2OH माइनस, और इसका ई नॉट सेल दे रखा है -0.8277 वोल्ट। सही है बच्चों, यहां तक अच्छे समझना, यहां तक हो गया। अब देखो, इस रिएक्शन में एक ऐसा हाफ सेल जोड़ो कि जोड़ने के बाद ये ऊपर वाला रिएक्शन आ जाए। तो क्या करें, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे H2 है और यहाँ 2H2 है। तो एक काम कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हाफ से। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ई नॉट सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई नॉट सेल इंटेंसिव क्वांटिटी होता है। मल्टीप्लाई करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर जाएगा, डेल्टा जी नॉट चेंज कर जाएगा, लेकिन ई नॉट सेल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तभी तो ई सेल बराबर जब हम लिखते थे LHS जोड़ RHS, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब फुल सेल आ रहा हो तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं होता था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। अब देखो तो H2O तो हमारा आ चुका, प्रोडक्ट में H प्लस है, यहां पे कहीं भी H प्लस नहीं है। तो हम एक रिएक्शन अपनी मर्जी से ले रहे हैं जिसके प्रोडक्ट में H प्लस आ जाए। और कितना H प्लस है? एक H प्लस, तो हम एक ही लिखेंगे। तो H प्लस बनेगा किससे? तो H प्लस बनता है हाइड्रोजन से, हाफ हाइड्रोजन से। और हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन है लेकिन इस रिएक्शन में नहीं है। इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन को कटना होगा, और कटने के लिए अगर यहाँ RHS में है तो LHS में हाइड्रोजन को होना चाहिए। कहने का मतलब
ये हमारा दूसरा हाफ सेल रिएक्शन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है तो ये रिडक्शन का रिएक्शन है। यही रीजन है कि तुमको ये चीज नहीं दिया हुआ था, है ना, एक तुमको दिया हुआ था, दूसरा तुमको खुद से लिखना था। और यही रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि यही एक अकेला रिएक्शन होता है जिसका यूनिट सेल तुमको रटा हुआ है, 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर तुम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो तुम नोटिस करोगे कि एग्जैक्ट यही रिएक्शन आ जाएगा। बस सवाल ब्रेक कर गया। H2O लिक्विड से बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना, जेई के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब ये दो हाफ सेल को जोड़ने से ये फुल सेल आया है, तो इसका यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल बराबर इन दोनों हाफ सेल के सेल पोटेंशियल का समेशन, लेकिन ये तो 0 वोल्ट है तो आ जाएगा -0.8277 वोल्ट। यूनिट सेल आ गया, बस खत्म हो गया। के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर n, n कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 इंटू यूनिट सेल -0.8277 डिवाइडेड बाई 0.0591। आप नोटिस करोगे कि 0.0591 से ये टर्म लगभग 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -14। ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से समझ के इसको नोट करना, बहुत बढ़िया सवाल है। ये देखते हैं बच्चों लास्ट वाला, ये देखो इसमें रिएक्शन दिया है, हाफ सेल दिया है Mg से Mg2+, सॉरी मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया है Mg से Mg2+ Ag+Ag, कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम। तो डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखो, के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर n टाइम्स यूनिट सेल बाय 0.0591। n कितना होगा, अब देखो यहाँ पे ट्रिकी है, तुमको रिप्रेजेंटेशन दिया लेकिन रिएक्शन नहीं दिया, और n हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि रिएक्शन पता नहीं हो। तो हम करेंगे क्या कि पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो इसका रिएक्शन लिखो। तो इसका रिएक्शन है Mg जा रहा है Mg2+ में और Ag+ जा रहा है Ag में। दिक्कत क्या है, Mg से Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन Ag+ से Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बैलेंस करने के लिए Mg के आगे हाफ लगा दो तो भी हो जाएगा, चाहे Ag+ के आगे 2 लगा दो तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अलग अलग बैलेंसिंग करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग आएगा। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो फिर हम बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी तुमको नहीं दिया हो रिएक्शन तो हमेशा मिनिमम इंटीजर से बैलेंस करना। अगर हाफ लगाओगे तो ये इंटीजर नहीं होगा, तो इंटीजर रखो और कम से कम रखो, मिनिमम रखो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये इंटीजर भी आ गया और इससे छोटा इंटीजर कोई पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, Mg से Mg2+ 2 का चेंज, Ag+ से Ag 1 का चेंज, 2 एटम के लिए 2 का। तो इनका वैल्यू हम रखेंगे 2 के बराबर यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, तो यूनिट सेल इसका होगा यूनिट सेल बराबर यूनिट Mg से Mg2+। तो Mg से Mg2+ कितना दिया है, Mg2+ से Mg है -2.37, तो उसका ऑपोजिट कर देंगे तो 2.37 वोल्ट आ जाएगा। और Ag+ से Ag दिया हुआ है 0.8, सॉल्व करोगे आ जाएगा 3.17 वोल्ट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यूनिट सेल की जगह पे 3.17 डिवाइडेड बाय 0.0591। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो पावर में आ जाएगा 10 टू द पावर 107.27। ठीक है, 10 टू द पावर 107.27। और इसको अगर ब्रेक करोगे एंटी लॉग के सहारे, वैसे एग्जाम में आएगा तो दिया रहेगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 107 इंटू 10 टू द पावर 0.27, प्लस में जाएगा दोनों, और 10 टू द पावर 0.27 का यानी 0.27 का अगर एंटी लॉग लोगे तो आना चाहिए 1.864 के बराबर। ऐसे भी सोचो log 2 कितना होता है 0.3, और ये 0.3 से थोड़ा सा ही कम है, तो इसका एंटी लॉग 2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 2 से थोड़ा सा कम कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो 1.864 इंटू 10 टू द पावर 107। कैलकुलेशन है, मैथ्स है यहाँ पे बिल्कुल। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पर खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ से यूनिट सेल निकाले, यूनिट सेल का वैल्यू पुट करे, इलेक्ट्रॉन लिखे, उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन है, हो गया है पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट खास है, इसीलिए सवाल को हम पिक किए थे। देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वर्क। तो एक बात बताओ, क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी वर्क होता है इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो तो डेल्टा जी के बराबर होता है। तो जब भी तुमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में करंट वगैरह कैरी हो रहा है, वहां पे तुमसे वर्क पूछे मैक्सिमम वर्क, तो तुम हमेशा डेल्टा जी पे जाना। लेकिन हमें यूनिट सेल दिया हुआ है, यानी कि हम लोग निकालेंगे क्या, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF यूनिट सेल। एन कितना आया था, तो एन आया था, एक सेकेंड देखो, एन इसमें आया था, यहां पे एन आया था 2 के बराबर। लेकिन देखो यहां क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वर्क पर मोल सिल्वर, 1 मोल सिल्वर के लिए।
तो जब 1 मोल सिल्वर की बात करेगा तो तुम रिएक्शन को अब ऐसे बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे सिल्वर का 2 मोल है। तो बैलेंस कैसे करोगे? 1 मोल सिल्वर लाने के लिए तुमको इस पूरे में 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा हाफ Mg प्लस Ag प्लस इज इक्वल टू हाफ Mg2 प्लस जोड़ Ag, ये हो जाएगा। और यहां n कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है। तो n की जगह 1, F की जगह 96,500 कूलम और E नॉट सेल की जगह पे 3.17 रखोगे इनटू में, है ना। तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा। हमें आंसर दिया हुआ है किलो जूल में, तो हम करेंगे क्या, जो भी ये कैलकुलेट होकर आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाथ चलाओ, यहाँ पे तुम लोग पेन चलाओ, खुद से करने का प्रयास करो। ये पहला सवाल तो आसान था, ये दोनों बेहतरीन सवाल है। इसका छोटा मोटा सवाल तुम लोगों से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे हमारा सारा कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ देगा तो फंस जाओगे, लेकिन इससे ज्यादा हाई लेवल का पूछने वाला नहीं है। तो इन दोनों को अच्छे से पेन चला के तुम भी एक बार कर लो। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग तो बच्चों कंसंट्रेशन सेल। अब देखो ये क्या होता है। आपने गैल्वेनिक सेल देखा था, बेसिकली उसमें डैनियल सेल भी देखा था। तो लेफ्ट साइड में था जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड, राइट साइड में था कॉपर का हाफ इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेशन सेल वैसा सेल होता है जिसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो जाए। अगर लेफ्ट साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट साइड में भी जिंक का ही रिडक्शन हो, Zn2+ का रिडक्शन हो। तो ऐसे सेल में वैसा सेल हमारा कंसंट्रेशन सेल कहलाता है जिसके एनोड पे और कैथोड पे सेम इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करा जाए। तो फिर इसमें ऐसे सेल में जो सेल ईएमएफ जनरेट होता है वो बेसिकली जो दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे आएगा, और नहीं तो रॉड पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है तो जो गैस इवॉल्व होगा उसके पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से अराइज होगा। ठीक है, तो नीचे लिखो, दोज सेल्स आर कॉल्ड concentration cells in which same electrodes are used as both anode and cathode. Same set of, लिख देना, same set of electrodes. ठीक है, those cells are called concentration cells in which same set of electrodes are used as both anode and cathode. एनोड पे भी जो इलेक्ट्रोड होगा वही सेट, दूसरा मतलब ऐसा ही दूसरा सेट कैथोड पे भी होगा। तो इसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? इन दीज सेल्स ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू difference in concentration of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, अगर उसका कंसंट्रेशन डिफर कर गया तो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। और मान लो कि इलेक्ट्रोड पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है, और डिफरेंस इन पार्शियल, अभी समझाएंगे कैसे, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गेटिंग इवॉल्व्ड एट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसके पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, दो तरह का कंसंट्रेशन सेल होता है, नीचे लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स, जो कि ऑलरेडी तुम समझ ही चुके हो। एक होगा वो जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, और दूसरा वो होगा जहां पे इलेक्ट्रोड पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड गैस में भी कंसंट्रेशन सेल ही बोलते हैं। तो ये पूरा नोट करो, एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। तो पहला शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्या था?
इलेक्ट्रोलाइट चाहे इलेक्ट्रोलिटिक दोनों होता है कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसमें सॉल्यूशन में जो आयन है उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। इन दिस concentration cell, concentration of solution is different, है ना। वास्तव में सॉल्यूशन में जो आयन है उसका डिफरेंट होता है, तो सेम सेंस निकलता है। कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो डिफर करता है। डायरेक्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल तो देखो बच्चों, सपोज करो लेफ्ट साइड में हमने ले लिया जिंक हाफ सेल Zn से Zn2+, बिकॉज की कंसंट्रेशन सेल में दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड होता है, तो हम इसको लिखेंगे Zn से Zn2+, और RHS में भी जिंक ही रिड्यूस हो रहा होगा। LHS में ऑक्सीडेशन भी जिंक का होगा और RHS में रिडक्शन भी जिंक का ही होगा। लेकिन LHS में जो हमारा Zn2+ है उसका कंसंट्रेशन मान लो C1 मोलर है, और RHS में जो हमारा सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन मान लो C2 मोलर है। तो इसका ई सेल क्या लिखोगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल। मान लो कि LHS और RHS का हम अलग अलग लिखते हैं। सपोज करो तुम चाहो तो रिएक्शन लिख के भी कर सकते हो। अगर तुम इसका रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन क्या आएगा? तो देखो क्या हो रहा है, जिंक जा रहा है Zn2+ में, तो ये जिंक होगा रिएक्टेंट में, ये Zn2+ होगा प्रोडक्ट में। इस वाले केस में ये वाला Zn2+ इस जिंक में जा रहा है, तो ये Zn2+ रिएक्टेंट में होगा और ये जिंक जो है प्रोडक्ट में होगा। तो अगर इसमें फुल सेल लिखो तो तुम्हारे लिए लिखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो फुल सेल लिख देते हैं। तो LHS में कौन कौन है? Zn सॉलिड जो है वो जा रहा है प्रोडक्ट वाले इस Zn2+ में, और ये वाला जो Zn2+ है ये जा रहा है जिंक में। ठीक है, तो ये Zn2+ कहां है? प्रोडक्ट में, तो इसका कंसंट्रेशन होगा C1 मोलर, और ये Zn2+ है रिएक्टेंट में, तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा C2 मोलर। तो ई सेल बराबर क्या आएगा? तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, जिंक अगर Zn2+ में गया तो। और यहां से अगर रिएक्शन कोसेंट लिखते हो तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना। ये वाला जो हिस्सा है ये इसी को हम बोलते हैं RHS, और ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं LHS। तो लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो देखो, तो ये वाला जो है प्रोडक्ट है, ये Zn2+ प्रोडक्ट है, C1 वाला, ये C1 वाला प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है वो कहां पे है? वो LHS में है, क्योंकि LHS में नोड होता है। तो हम लिखेंगे, जब हम इस Zn2+ को लिखेंगे, ये वाला Zn2+, तो ये Zn2+ प्रोडक्ट का Zn2+ है, यानी ये वाला है। ये Zn2+ नहीं है क्योंकि ये रिएक्टेंट का है, ये वाला Zn2+ प्रोडक्ट में अपीयर हुआ है। तो इस Zn2+ को जब तुम ऊपर लिख रहे हो तो तुमसे पूछा जाए कौन सा Zn2+ है, तो तुम बोलोगे ये तो LHS का Zn2+ है, तो हम इसको लिखेंगे Zn2+ लेकिन LHS का, डिवाइडेड बाय Zn2+। ये वाला, ये कौन सा है? C2 मोलर का, और C2 मोलर वाला कहां है? तो RHS में है। LHS और RHS रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं होता है, बल्कि सेल रिप्रेजेंटेशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में है उसे हम LHS बोलते हैं, उसमें एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है, और जो सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में जाए उसे हम RHS बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना इसमें। ये हो गया RHS। अगर वैल्यू पुट करोगे तो ई नॉट सेल क्या होगा? तो ई नॉट सेल आएगा ई नॉट Zn से Zn2+ जोड़ ई नॉट Zn2+ से Zn, लिख दो Zn से Zn2+ जोड़ ई नॉट Zn2+ से Zn, और दोनों का दोनों स्टैंडर्ड वाला है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। बचा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn2+ LHS का। तो LHS वाले का कंसंट्रेशन C1 था। अगर मान लो तुम इस चीज को नहीं लिखते तो तुम यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहां से क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी ये हो जाएगा C1/C2। तो यहां से आपका ई सेल आ गया, ई सेल बराबर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग C1/C2। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, बताए थे कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इट मींस कि ई सेल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इसको माइनस को अंदर भेज दे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग C2/C1।
ठीक है, log C2/C1 आया। तो एक बात बताओ, ई सेल के पॉजिटिव होने के लिए इस टर्म को पॉजिटिव होना होगा। ये टर्म पॉजिटिव तब होगा जब log C2/C1 पॉजिटिव होगा, और log C2/C1 पॉजिटिव तब होगा जब C2/C1 जो है ये 1 से बड़ा होगा, और C2/C1 1 से बड़ा तब होगा जब C2 जो है बड़ा होगा C1 से। तो हम बोल सकते हैं यहां पे, इसके बाद हम इधर जा रहे हैं, यहां बोल सकते हैं फॉर पॉजिटिव सेल पोटेंशियल, चाहे पॉजिटिव सेल ईएमएफ, पॉजिटिव सेल पोटेंशियल के लिए क्यों पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा, यहां पे ये लॉजिक है। तो पॉजिटिव सेल पोटेंशियल के लिए ये पॉजिटिव, यानी लॉग के बाद जो टर्म है C2/C1 ये 1 से बड़ा, और ये 1 से बड़ा तब होगा जब C2 बड़ा हो C1 से। ठीक है, तो देखो है तो दोनों का दोनों टर्म है, C2 और C1 दोनों में से कोई ना कोई टर्म होगा। तो अगर तुम लेफ्ट साइड में Zn से Zn2+ का हाफ से लेते हो, और राइट साइड में भी Zn से Zn2+ का हाफ से लेते हो, और दोनों को तुम कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो देखो तुम्हारा आंसर कहां से आएगा। C2 बड़ा है C1 से, और C2 को तुमने कहां लिखा था, RHS में, और RHS पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर तुम 0.3 मोलर और 0.1 मोलर जिंक इलेक्ट्रोड को एक साथ रखते हो, तो जो हाई कंसंट्रेशन का Zn2+ होगा, जो हाई कंसंट्रेशन का Zn2+ होगा यानी C2, उस C2 में रिडक्शन होगा, यानी कि वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्या समझे, फिर से बोल रहे हैं। अगर मान लो कि Zn से Zn2+ का दो हाफ से ले लिया, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तुमसे पूछा गया कि अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दे वायर से और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, तो ये बताओ कि किस वाले जिंक वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, किस में रिडक्शन होगा। तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि जिसमें हायर कंसंट्रेशन है वहां पर रिडक्शन होगा, और जिसमें लो कंसंट्रेशन है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। देखो हमारा ई सेल जो है वो केवल C1 और C2 पे डिपेंड कर रहा है, इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे Zn है या निकेल है या कौन सा कंपाउंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई0 सेल हमारा देखो कट चुका है। ठीक है, तो ऐसे हाफ सेल में जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बात आ गई समझ में, यहां पे पॉइंट लिख लो। हेंस हायर कंसंट्रेशन Zn2+ सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन Zn2+ सॉल्यूशन यानी C2 वाला, वहां पे क्या हो रहा है, विल अंडरगो रिडक्शन एंड लोअर कंसंट्रेशन Zn2+ सॉल्यूशन। Zn2+ सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन तो वैसे जिंक का होगा, है ना, एंड लोअर कंसंट्रेशन Zn2+ सॉल्यूशन, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं, एंड इन लोअर कंसंट्रेशन Zn2+ सॉल्यूशन देयर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन Zn2+ वाला जो सॉल्यूशन है उसमें ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा Zn2+ में। तो ये रटने की चीज नहीं है। पहली बात तो जैसा तुमको हाफ सेल देगा उसके हिसाब से लिख कर लाओगे, और लिख कर लाने के बाद ये देखोगे कि कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, और उसके हिसाब से तुमको पता चल जाएगा कि हमारा पॉजिटिव सेल पोटेंशियल के लिए किस कंसंट्रेशन वाले को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, किस कंसंट्रेशन वाले को रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, नोट करो इसको। अगला एग्जाम्पल लिखो बच्चों इसमें। मान लो हाइड्रोजन गैस जो है वो जा रहा है H+ एक्वस में, सॉल्ट ब्रिज है, और फिर से H+ एक्वस जो है वो हाइड्रोजन गैस में जा रहा है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है तो H+ का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। तो ये ले लिए C1 मोलर, ये ले लिए C2 मोलर। ये जो गैस है उसका हम सेम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं PATM, और ये भी हो गया PATM। ठीक है, अब देखो इसका रिएक्शन लिख लो इसका। तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, H2 गैसियस जो है ये H2 गैसियस H+ में गया, तो ये H+ होगा प्रोडक्ट में, लिख देते हैं प्रोडक्ट में इसको H+ एक्वस, और यहां पे RHS में H+ H2 में जा रहा है, तो रिएक्टेंट में कौन हुआ H+, और प्रोडक्ट में हो गया H2 गैसियस। अगर बैलेंस करोगे तो 2H+, 2H+, H2 जो है 2H+ में गया, 2H+ H2 में गया। इसका कंसंट्रेशन सॉरी ये H+ प्रोडक्ट में है C1 मोलर वाला, तो ये प्रोडक्ट में गया C1 मोलर, ये H+ रिएक्टेंट में है तो ये हो जाएगा C2 मोलर। हो गया बच्चों, इसे लिख लो डायरेक्ट इसका। ई सेल बराबर ई0 सेल, तो ई0 सेल तो 0 ही होना है,
-0.0591 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्यों, H2 जा रहा है H प्लस में, तो 0 से +1 1 का चेंज, 2 एटम के लिए 2 का चेंज। लॉग के बाद क्या आएगा, तो देखो लॉग के बाद क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू H प्लस का स्क्वायर। लेकिन H2 का प्रेशर तो P है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C1 का स्क्वायर बाई C2 का स्क्वायर। ठीक है, E नॉट से 0 हो गया, क्या आया, स्क्वायर आगे आएगा, 2 से कट जाएगा, और ये माइनस को अंदर भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.0591 log C2 बाई C1। ठीक है, फॉर पॉजिटिव सेल ईएमएफ, पॉजिटिव सेल ईएमएफ के लिए यहां भी C2 बड़ा होगा C1 से, यानी ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, C2 बड़ा है C1 से, और C2 यहां पे है। ठीक है, ये C2 है और ये कैथोड में है, यानी जो हायर कंसेंट्रेशन है वो कैथोड होगा, वहां पे रिडक्शन होगा, और जो लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है वो इनोड वाले हिस्से में होगा और वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सेम चीज पिछले वाले की तरह इसमें भी निकल कर आ गया, नोट कर लो इसको भी। सेकंड लिखो बच्चों, इलेक्ट्रोड गैस कंसेंट्रेशन सेल। ठीक है, ये क्या होता है, इन दिस कंसेंट्रेशन सेल पार्शियल प्रेशर of gases being evolved at electrodes is different। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम सेल होगा, लेकिन जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसका पार्शियल प्रेशर जो है अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल, अभी जो हम एग्जांपल लिए थे हाइड्रोजन का, सेम वही ले रहे हैं। H2 गैस चला गया H प्लस में, और उसके बाद H प्लस जो है जा रहा है H2 गैस में। तो देखो इस बार गैस का प्रेशर अलग अलग है, तो हम इसे ले लिए P1 ATM। हो सकता है एग्जाम में इधर प्लैटिनम भी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। P1 ATM, इसे हम ले लिए P2 ATM, और ये दोनों का कंसेंट्रेशन सेम होगा, C मोलर C मोलर। तो देखो बच्चों, करा क्या जाता है कभी कभी एग्जाम में, क्या करेगा, क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है तो सेम रखने के लिए दोनों को अलग अलग नहीं लेकर सेम ले लेगा। कैसे, ये ले लिया सपोज करो, और इसी में सेम कंटेनर में एक साइड एनोड ले लिया और दूसरे साइड कैथोड ले लिया, इस तरह से, और इसको है ना वायर से कनेक्ट कर देगा, और नीचे सॉल्यूशन जो है उसमें H प्लस है, तो इसमें तो सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं। ठीक है, और यहां से आपका H2 गैस इवॉल्व हो रहा होगा, आ रहा होगा चाहे जा रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट। इसी में से एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा, तो इसमें तो सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, और हमारा H प्लस जो है वो कॉमन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो दोनों अलग अलग है, एक P1 ATM है, दूसरा P2 ATM है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, कुछ ऐसे, H2 गैस, सॉल्ट ब्रिज हटा दो और H प्लस को कॉमन कर दो, तो H प्लस एक्वस हो गया, और ये हो गया H2 गैस। फिर से दोनों साइड प्लैटिनम दे देगा, लेकिन हम सीधे न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया C मोलर, ये हो गया P1 ATM, और ये हो गया P2 ATM। तो जब भी तुमको इस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखा हुआ दिखे, उसको तुरंत तुम इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि इसमें काम करना आसान होता है। और यहां से जब तुम रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन क्या आएगा, H2 प्लस H प्लस जो है वो जा रहा है H प्लस जोड़ H2 गैस में, यानी ये H2 इस H प्लस में जा रहा है और ये H प्लस इस H2 में जा रहा है, 2 2 होने लगा दिया, तो H2 गया H प्लस में, यानी P1 गया C में, H2, ये हो गया P1 और ये हो गया C मोलर, ये हो गया C मोलर और ये हो गया P2 ATM। ठीक है, अब यहां से इससे डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा ई सेल बराबर, ई नॉट सेल तो 0 ही हो जाएगा, 0 लिख देते डायरेक्ट, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। लेकिन इस बार H प्लस कट जाएगा क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, H2 जो है वो नहीं कटने वाला, तो H2 का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या लिखोगे P2 बाई P1, माइनस को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग P1 बाई P2। यहां भी सेम चीज लिख रहे हैं फॉर पॉजिटिव सेल ईएमएफ। पॉजिटिव सेल ईएमएफ के लिए अगर पॉजिटिव सेल ईएमएफ हम देखें तो P1 बढ़ाना चाहिए P2 से, कहने का मतलब जो हायर कंसेंट्रेशन है, जहां पे H2 का कंसेंट्रेशन हाई है, P1 कहां गया, ये रहा,
वहां पे इस बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हायर पार्शियल प्रेशर H2 गैस वाले साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ का जो रॉड होगा, जो प्लैटिनम होगा, वो एनोड की तरफ बिहेव करेगा, और P2 जो छोटा है, छोटा वाला P2 यहाँ है, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे रिडक्शन होगा और ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मान लो अब कंसंट्रेशन सेल तुम समझ गए अलग अलग, एक बार जो हमारा सॉल्यूशन था वो अलग अलग था, दूसरी बार इलेक्ट्रोड पे जो गैस था वो अलग अलग था। अगर मान लो सब अलग अलग दे दिया, ये दे दिया C1, ये दे दिया C2 मोलर, तब क्या करोगे? तो आइडिया तो लग ही चुका है, कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा C1 मोलर, यहाँ पे आ जाएगा C2 मोलर। ठीक है, और अगर इसे लिखोगे ई सेल बराबर, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। लॉग के बाद क्या आएगा, यहां से देखो P2 इंटू C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 इंटू C1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सब कुछ डिफर कर दिया तो यहां से तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेशन सेल हमारा हो गया। बहुत ही आसान होता है इसका न्यूमेरिकल, क्योंकि नॉट सेल वाला पार्ट जो है वो तो कट ही जाएगा। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, सवाल देखते हैं कुछ। तो फर्स्ट में कह रहा है कि ये हाफ सेल है, Zn से Zn2 प्लस Zn2 प्लस से Zn। बोल रहा है कि सिंपली इसका छूट गया यहाँ पे, कैलकुलेट सेल ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। ठीक है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर Zn से Zn2 प्लस Zn2 प्लस से Zn। तो इनॉट सेल तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि Zn से Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। और देखो, बिना रिएक्शन लिखे हुए करना सिखाते हैं, रिएक्शन लिख के तो करना सीख ही गए पीछे। तो देखो, ये Zn2 प्लस कहां होगा, ये प्रोडक्ट में होगा, Zn से Zn2 प्लस, तो ये प्रोडक्ट में, यानी ये ऊपर होगा, तो हमने लिख दिया 0.01 को ऊपर, और ये Zn2 प्लस रिएक्टेंट में, और इसका कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो ये हो जाएगा ऐसे 0.1 मोलर। ठीक है, माइनस को अंदर भेजोगे तो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01। 0.01 से 0.1 10 बार में कट जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू होगा 1, तो ये हो गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 0.0295। ठीक है बच्चों, हो गया है। चलो अगला देखो, दूसरा खत्म करते हैं यहीं पे। दूसरे में कह रहा है कि पीएच बताइए इस हाफ सेल में, तो किसका पीएच पूछ रहा होगा, इसका तो नहीं पूछ रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी ये H प्लस पहले तुमको निकालना है, फिर पीएच बताना है। तो डायरेक्ट हम इसका भी इसे लिख रहे हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल फिर से 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, क्योंकि H2 से हम 2H प्लस इस बार कर रहे हैं, H2 से 2H प्लस, तो 2H प्लस का मतलब ये हुआ कि H प्लस का स्क्वायर आएगा जब हम वहां पे रिएक्शन लिखेंगे। तो पीछे देखना जो भी डिराइव किए थे। तो बता प्रोडक्ट में कौन है, तो H2 गया 2H प्लस में, तो ये H प्लस प्रोडक्ट में, तो हम लिखेंगे H प्लस जो LHS का है उसका स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, तो यहां पे आ गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये H प्लस रिएक्टेंट में है, तो ये हो जाएगा नीचे में 1 का स्क्वायर, रिएक्टेंट नीचे होगा, H2 1 ATM, यहां भी H2 1 ATM, तो 1 ATM कट जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, माइनस को अंदर भेज दो, तो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। ठीक है, देखो बच्चों, माइनस को अंदर भेज दिए, तो ये हो जाएगा 1/x। वैसे भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमसे पीएच पूछ रहा है, तो उन्हें काम करते हैं, माइनस को यही रहने दो, स्क्वायर को आगे ले आओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर आगे लाओगे तो इस 2 से कट जाएगा, तो उसे हमने हटा दिया, तो बचा क्या 0.0591 लॉग x, और ये बराबर कितने के, तो 0.2364 के। और याद करो अपना माइनस लॉग H प्लस ही पीएच होता है, और x जो है वही H प्लस है, x मोलर H प्लस ही है, तो ये माइनस लॉग x जो है ये वास्तव में माइनस लॉग H प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस लॉग x को हम चाहें तो लिख सकते हैं pH इंटू 0.0591 इज इक्वल टू 0.2364। यहां से अब pH निकालोगे तो 0.0591 से 0.2364 जो है वो 4 बार में कट जाएगा, तो आपका pH आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है ये में बताइए इस सेल का, तो देखो यहां दिया है जिंक अमलगम, Zn2 प्लस में गया और Zn2 प्लस गया जिंक अमलगम में, बीच का कॉमन कर दिया। तो क्या बोले थे, जब भी इस तरह से लिखा रहे तो पहले तुम इसको इस तरह से लिख लो,
जिंक अमलगम ये गया Zn2+ में, बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज बना लो, और उसके बाद ये चला गया जिंक अमलगम में। ठीक है, ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि कॉमन है, तो इसको हम C मोलर लिखते हैं, ये भी C मोलर। और देखो इसका कंसंट्रेशन दिया है C1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन दिया है C2 मोलर। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें तो इसे बराबर फिर से 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों? जिंक अमालगम का मतलब जिंक मरकरी में मिक्स्ड है, लेकिन रिएक्शन में तो जिंक ही जा रहा है। जिंक गया Zn2+ में, 2 का चेंज, तो हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग के बाद क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये Zn2+ प्रोडक्ट में गया, ये Zn2+, तो ऊपर में C लिखा हमने। ठीक है, ये Zn2+ जो है वो प्रोडक्ट में गया, तो इसे हमने C लिखा। रिएक्टेंट में कौन आएगा? ये जिंक अमलगम आएगा, तो हमने नीचे में लिखा इसको C1, इस तरह से C1 लिखा। जिंक अमलगम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो इसे हमने नीचे C1 लिखा। ये सॉलिड नहीं है, इसका कंसंट्रेशन दिया है तो हमको कंसंट्रेशन यूज करना होगा। अब RHS में आ जाओ, तो Zn2+ जा रहा है जिंक अमलगम में, तो ये Zn2+ इस बार रिएक्टेंट हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन नीचे आएगा, रिएक्टेंट नीचे आता है, और जिंक अमलगम ये वाला जो है ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा C2। तो C से C कट गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग C2 बाई C1। अब देखो तो C2 और C1 दिया हुआ क्या है सवाल में, लॉग C2 देखो क्या दिया है। C2 दिया है 100 ग्राम मरकरी में 1 ग्राम जिंक है, और C1 दिया है 100 ग्राम मरकरी में 10 ग्राम जिंक है। तो मरकरी का अमाउंट तो सेम हुआ, जिंक का अगर मोल निकालोगे तो 10 बटा मोलर मास 1 बाई मोलर मास, और जब यहाँ रेशियो लोगे तो मोलर मास कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा 1 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, तो 1 बाई मोलर मास और फिर बाई में 100, तो मोलर मास और 100 दोनों कट जाएगा, तो सीधे हम 1 लिख रहे हैं, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में 10 आएगा। ध्यान रहे C2 बाई C1 1/10 के बराबर है। C2 एक नहीं है, C2 जो है उसका कंसेंट्रेशन जब लिखोगे तो मरकरी भी इन्वॉल्व होगा, मोलर मास भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन बिकॉज की दोनों ही केस में मरकरी ही सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा जिंक ही है, तो वो सारा एक्स्ट्रा टर्म कट जाएगा और यहाँ रेशियो आ जाएगा 1/10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 10 ऊपर जाएगा, माइनस लॉग 10 जो है 10 ऊपर जाएगा, एक माइनस आएगा, पहले से एक माइनस है, प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.0591/2, और इसको सॉल्व करोगे तो अभी कुछ से पहले मैं देखा था कितना आया था, 0.0295। ठीक है, नोट कर लो। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आज हमने कंसंट्रेशन सेल देखा, और अगर इनॉट सेल दिया हुआ है तो उससे के इक्विलिब्रियम निकालना सीखा, चाहे के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो उससे इनॉट सेल निकालना सीखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।